Hello friends, myself Rachna Kaul and I am back again with your chapter, continuation of the chapter, that is the rise of nationalism in Europe. Clear? So far what we have done, हमने देखा है कि फ्रांस में कैसे नेशनलिज्म आया और बाकी यूरोपियन कंट्री में कैसे कैसे नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा था. ठीक है, उससे पहले हमने ये भी जाना कि फ्रांस में यूरोपियन कंट्रीज में सोसाइटी किस तरह डिवाइडेड थी. यू रिमेम्बर, एरिस्टोक्रेट्स थे, ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स थे एंड द पीजेंट्स थे. ठीक है, ये इस तरह जो है सोसाइटी डिवाइडेड थी और फिर एक न्यू क्लास एमर्ज हुई. किसके बाद? ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद. यूरोप में ही सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था. देन आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन एक न्यू वर्किंग मिडिल क्लास, जो कि मिडिल क्लास ही थी लेकिन रिच बन गए काफी, और जिसकी वजह से एक न्यू प्रोफेशनल्स का जन्म हुआ. मतलब कि उन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और एक न्यू क्लास एमर्ज हुई. दैट वाज द लिबरल एडुकेटेड मिडिल लिबरल क्लास जो थी वो एमर्ज हुई. हम बढ़ चुके हैं नेशनलिज्म की और यूरोप में. ठीक है, सी नेशनलिज्म क्या है कि अगर हमारे को कलेक्टिव आइडेंटिटी है, शेयर्ड आइडेंटिटी है कि सबको सब एक हैं, कुछ एक कॉमनैलिटी मिल जाए तो हम उसे कहते हैं भाई नेशनलिज्म है. तो वो ही होड़ लगी थी कि भाई कॉमनैलिटी फाइंड आउट करने के लिए. तो अब मिडिल क्लास को, सारे जितने भी मिडिल क्लास थे, इनको लग गया था पता कि ये एरिस्टोक्रेट्स जो है हमारे साथ गलत कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो कॉमनैलिटी थी, ये इनके एक शेयर्ड आइडेंटिटी थी. एवरीवन वांट्स टू बी गेट फ्री फ्रॉम द मनार्क. ठीक है, अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. एज आई प्रॉमिस्ड यू दैट आई विल ऑन ईच वीडियो टेल यू कि हम टाइम लाइन में कहाँ पहुंचे और कैसे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा हॉच पॉच है, मतलब कि कोई चीजें पहले फिर बाद में. तो आई विल क्लियर यू साइड बाय साइड. अभी तक हम यही हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, नेपोलियन ने इटली को कब्जा कर लिया था, कॉन्कर्ड कर रहा था टेरिटरीज. ठीक है, सिविल कोड आ गया था, बस दैट्स इट. अब हम आगे बढ़ेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी. तो अब हम देखेंगे भाई ये जो लिबरल नेशनलिस्ट क्लास जो एमर्ज हुई थी, वेरी वेल एजुकेटेड क्लास, ये इनकी सोच कैसी थी और इन्होंने क्या क्या किया, मतलब व्हाट दे वांट, और इनकी सोच कैसी थी. ठीक है, और उसके बाद हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि इनकी जो सोच थी, इनकी वजह से एक नया ग्रुप का जन्म हुआ था. नया ग्रुप मतलब एक यूनियन बनाई गई थी. वो यूनियन क्या थी, ठीक है, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये ग्रुप, ये जो नेशनलिज्म का फीलिंग है, इनको लिबरल नेशनलिस्ट क्यों कहा जाता है, ये क्या लेके आए थे, क्या चाहते थे, क्या डिमांड थी, और ये नेशनलिज्म की तरफ एक स्पार्क की तरह क्यों काम किया. क्लियर. तो एज पर इट्स नेम इंडिकेट्स, लिबरलिज्म का वर्ड जो है लिबरल से आया है. तो लिबरल वर्ड जो है लैटिन वर्ड लिबर से लिया गया है, फ्री, जिसका मतलब फ्री है. ठीक है, तो 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म के बीज बो चुके थे with the, कभी इसको एसोसिएट किया जाता है. nationalism is just because of the liberalism, because to set the free, they are not मतलब obviously very educated class थी, पढ़ रहे थे, awareness थी, काफी well educated थे, many more things are exploring, काफी knowledge थी. तो they comes to know कि this aristocracy, this nobility, this privileges are not so good for them. तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि अरे हम भी तो इस कंट्री के सिटीजन्स हैं, कि हमको क्यों नहीं प्रेफरेंस, हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाती, हमें प्रिविलेजेस क्यों नहीं दिए जाते, हमें इक्वल ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिलता, व्हाई दे आर बीइंग ट्रीटेड लाइक एनीथिंग, मतलब उनको एक ऐसी प्रिविलेजेस क्यों दी जाती है. सो these things were evolving, इनकी सोच ऐसी डेवलप हो रही थी. ये जो थॉट प्रोसेस था, चल पड़ा था ये थॉट प्रोसेस,
तो यहाँ से जो है एक न्यू क्लास एमर्ज हो रही थी जो लोगों को अवेयर भी कर रही थी और एक अवेयरनेस क्रिएट डाल रही थी, एक रोशनी डाल रही थी, एक जो है स्प्रेड कर रही थी कि ये नेशनलिज्म क्यों जरूरी है हमारी कंट्री के लिए। ठीक है, तो लिबरलिज्म यानी जो फ्री माइंडेड के होते हैं, फ्री माइंडेड मतलब ओपन माइंडेड के हैं कि जो दे आर नॉट स्टीरियोटिपिकल चलते आ रहे, भाई राजा को हमें लॉयल रहना है, राजा के प्रति हमें वफादार बनानी है, अच्छा वो हमें सर्व्स बना रहे हैं, हमें सर्वडम चलते रहना है, हमें फ्यूडलिज्म मानते रहना है। नो, दे आर नॉट लाइक दैट, दे हैव समथिंग डिफरेंट ओपिनियन। तो उसी ओपिनियन के साथ ये चल रहे थे। ठीक है, तो क्लास में आपको एक बात बता दूं, ये जो हम लिबरलिज्म, ठीक है, आगे बी वर्ड और समझो तो एक एक्स्ट्रा इन्फो है, दिस इज्म, ये जो इज्म होता है, ये जिस भी वर्ड के साथ लग जाता है, ये क्या डिपिक्ट करता है, एक आइडियोलॉजी। क्या डिपिक्ट करता है, एक आइडियोलॉजी को डिपिक्ट करता है, कि एक सोच, एक थॉट प्रोसेस को डिपिक्ट करता है, जहां भी किसी भी वर्ड के साथ ये लग जाए। ठीक है, इट डिपिक्ट द थॉट प्रोसेस। ठीक है, इज्म जो ISM है। ठीक है, तो लिबरलिज्म भी एक थॉट प्रोसेस, नेशनलिज्म इज आल्सो थॉट प्रोसेस। अभी और इज्म आएंगे, वी विल कम टू नो। तो अब देखो, अब हम यहाँ पे जो लिबरलिज्म है इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, टू स्फेयर्स में पढ़ेंगे, वन इज इकोनॉमिकली एंड अदर वन इज पॉलिटिकली। ठीक है, इकोनॉमिकली मैं आपको बता दूं, वैसे तो मैं अपने स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम बताती हूँ, व्हेनेवर द वर्ड इकोनॉमिकली यूज्ड इन द एसएसटी, देन इट मींस इट्स ऑल रिलेटेड टू फाइनेंस। ठीक है, पैसा, मनी से रिलेटेड होता है, मनी। ठीक है, then when it comes to the political, it's all related to the administration, कंट्री को किस तरह चलाना है। ठीक है, ये it's all about related to that. तो keep in mind, ठीक है, the one more word that is frequently used in SST, that is the society, social word use होता है। तो social का मतलब है कि society इस तरह divided है। तो you need not to be confused होने की जरूरत नहीं है। keep in mind all these basic things, very basic, clear? तो अब सिमिलरली अब हम लिबरलिज्म को टू स्फेयर्स में पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। मतलब उस दौर पे, मतलब 19th सेंचुरी आ चुकी है, तो साइड बाय साइड चल रहा था ये प्रोसेस, एमर्ज हो रहा था, ये लिबरल नेशनलिज्म का जो ग्रुप है वो धीरे धीरे एमर्ज हो रहा था। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू वन ओनली, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कैसे लाया। फर्स्टली हम इकोनॉमिक चेंजेस क्या चाहते थे, ये लिबरल नेशनलिस्ट इकोनॉमिकली ये चाहते थे इनवॉल्युबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। आई टोल्ड यू प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है, बट आई विल अगेन टेल यू इनवॉल्युबिलिटी ऑफ प्राइवेट। इनवॉल्युबिलिटी का मतलब होता है, वर्ड का मीनिंग होता है कि जैसे इनवॉल्युबिलिटी है, वायलेंस से बना है। वायलेंस होता है कि किसी रूल्स को वायलेट करना, वायलेट से बना है बेसिकली। ठीक है, तो वायलेट से बना है, तो रूल्स को तोड़ना वायलेट हो गया, और इनवायलेट हो गया रूल्स को फॉलो करना। तो इनवायलेबिलिटी की इट शुड बी फॉलो। ठीक है, इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि इन्होंने बोला कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो जो है इनवायलेट हो जाए, मतलब वो खत्म हो जाना चाहिए। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। जैसे वहां पे जो किंग्स होते थे उनको क्या होता था कि कोई भी अगर जमीन पसंद आ गई तो बोलते हैं अच्छा ठीक है ये मेरे नाम पे कर दो, चाहे वहां पे रहते हो पीजेंट्स या कोई और मिडिल क्लास रहते थे, दे डोंट बॉदर, और वो उनके नाम की जमीन हो जाती थी। और फिर बल्कि उन्हीं को फिर फ्यूडलिज्म जन्मा, फिर उन्हीं लोगों को वहां पे रहने के लिए या खेती बाड़ी करने के लिए उन्हीं की जमीन होती थी, पीजेंट्स बेचारों की। लेकिन अगर किसी राजा को पसंद आ जाती थी तो वो जबरदस्ती उस पर अपना कब्जा कर लेते, तो उस टाइम ऐसा होता था वहाँ। तो इसको कर ये बोलते थे कि ये वॉइड होना चाहिए, ये खत्म हो जाना चाहिए, इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सेकंड ये कहते थे कि फ्रीडम ऑफ मार्केट, मतलब ट्रेड जो है, ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मतलब ट्रेड इज द बेसिकली की चेन होती थी इनको नेशनलिज्म के लिए। मतलब ऑब्वियसली ट्रेड नहीं तो इनको एक नया थॉट प्रोसेस दिया है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो ट्रेड हुआ। ठीक है, एक थॉट प्रोसेस जो है नया मिल रहा है इनको, तो ट्रेड बेसिकली एक फ्रीडम की एक की चेन थी। ठीक है, तो ये चाहते थे कि मार्केट जो है फ्री रहना चाहिए। ठीक है, मार्केट क्या रहना चाहिए, एकदम फ्री रहना चाहिए, मतलब कि कोई तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। जो ड्यूटीज है, टैक्सेस हैं, वो इतने कम हो जाने चाहिए। ठीक है, हर टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस करने की परमिशन हो,
तो these things they wanted कि economically जो है freedom of market रहनी चाहिए. Third, they wanted that the restriction whichever the imposed by the state. मतलब क्या होता था, अगर किसी एम्पायर में या किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो उस पे भी ना काफी रिस्ट्रिक्शंस लगी होती थी, टैक्सेस काफी हैवी होते थे और कई बार तो बाउंडेड होता था, ये गुड इस कंट्री में नहीं जाना चाहिए. तो ये चीजें चल रही थी. तो वो ये चाहते थे कि ये भी रिस्ट्रिक्शन ना स्टॉप हो जानी चाहिए. भाई ये टोटली स्टॉप हो जानी है, ट्रेड प्रॉपरली होना चाहिए. अगर ट्रेड होगा तभी जो है हमारे पास पैसा आएगा तभी हम एक रेवोल्यूशन करने की सोच सकते हैं, एक जो है नेशनलिज्म की ओर बढ़ सकते हैं. तो फ्रीडम चाहते थे ये, और ऑब्वियसली ये सोच जायज थी उनको आना, क्योंकि दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, नॉलेज डेवलप हो रही थी, उनकी सोच चेंज हो रही थी. तो इकोनॉमिकली वो चाहते थे अगर ये चीजें हो जाएंगी तो हम जो है फिनेंशियली तो एटलीस्ट स्ट्रांग हो जाएंगे और वी कैन इजीली कॉम्पीट विद दिस एरिस्टोक्रेट्स. ठीक है. तो इकोनॉमिकली 3 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है. लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, समटाइम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, समटाइम्स घुमा फिरा के पूछा जाता है. लिबरलिज्म का मीनिंग क्या है? ठीक है. तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. इन द लास्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड. ठीक है. और इस टॉपिक से तो डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है. तो ये था इकोनॉमिकली जो है क्या मतलब है इसका, क्या कहते हैं, लिबरल नेशनलिज्म का. आप पॉलिटिकली क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, मतलब हर एक को आजादी होनी चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए जहाँ पे वो खुद जो है कॉन्टेस्ट भी कर सके इलेक्शंस और जो है जीत सके और कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके. सेकेंडली चाहते थे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ. देखो ये लिबरल्स के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा है, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. तो समवॉट सिमिलर वही है ये. ठीक है, सेम ही है. तो इसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं हुआ है, कुछ जो है कम नहीं हुआ है. तो ये था इक्वालिटी बिफोर लॉ. ठीक है, एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली वेदर द फार्मर हैज डन द क्राइम और वेदर द नोबिलिटी, यानी किसी राजा ने क्राइम किया तो सेम ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए. बट इसके अंदर ना यूएफ नहीं था, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की ना बात ही नहीं करी थी. ठीक है, मतलब कि जो वोटिंग राइट्स थे ना अभी भी सबको नहीं मिले थे. ठीक है. अब क्लास में एक बार और बता दूं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कह लो, यूनिवर्सल सफरेज कह लो, आर द सेम थिंग. नो नीड नॉट टू बी कंफ्यूज्ड. तो सेम ही चीज है ये. ठीक है. तो यूनिवर्सल सफरेज और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसमें ये कवर नहीं था कि वोटिंग राइट्स अभी भी जो है इक्वली सबको नहीं मिले थे. देयर वाज अ रिस्ट्रिक्शंस पुट ऑन देम. Then the next one is government by consent. ठीक है, वो बोलते थे कि गवर्नमेंट लोगों की मर्जी से बननी चाहिए. ये जो मोनार्की चलती आ रही है ना, वी आर नॉट एक्सेप्ट. ठीक है, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस मोनार्की. ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट कंट्री, इजंट इट? ये अगर उनकी कंट्री है, वो कमा रहे हैं, इस कंट्री का नाम रोशन करे, इस कंट्री के लिए पैसा ला रहे हैं, तो दे उस सरकार भी तो उनकी मर्जी से बननी चाहिए. क्लियर? तो ये चाहते थे एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बने, लॉज बने जो लोगों को भी अवेयर करे कि भाई हमारी जो लॉ, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल बनाए, नहीं, इट शुड बी फेयर एनफ, मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि कैसे सरकार चल रही है, क्या चीजें हो रही है. इस तरह का ये सरकार चाहते थे. लास्ट वन दे वांट दैट ऑटोक्रेसी. ओके क्लास, ऑटोक्रेसी आपको मैंने पहले भी बताया, फिर भी बता देती हूँ. ऑटोक्रेसी इज नोन एज रूल बाय वन. राजा होता था, भाई राजा अपनी मर्जी से डिसीजन लेता था, वो किसी की इंटरफेरेंस नहीं मानता था. ऑटोक्रेसी का मतलब हो गया रूल, ऑटो मतलब वन. तो ये रूल बाय वन था. तो ये बोल रहे थे कि भाई ये चीजें तो बिल्कुल हट जानी चाहिए, रूल बाय वन, तो ऑटोक्रेसी बिल्कुल खत्म कर दो. और जो क्लर्जी रिमेम्बर या दिस आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा, क्लर्जी दैट जो चर्च से रिलेटेड जितने भी लोग थे वो क्लर्जी का पार्ट थे. तो उनकी तो प्रिविलेजेस बंद ही कर दो ना, वो तो कुछ करते भी नहीं है कंट्री के लिए, तो उनको किस चीज की प्रिविलेजेस मिल रही है, तो उनको बंद कर दो. So these things they have demanded, they wanted that these changes should be there, isn't it? These changes should be there in the
कंट्री। तो इस तरह के लोग थे ये लिबरल नेशनलिस्ट। ये चेंजेस ये चाहते थे। वाकई अगर ये चेंजेस आ जाए तो कितना अच्छा हो जाता कंट्री के लिए। पर इन्होंने ये बहुत ट्राई करा और इसमें क्या हुआ कि इनके सामने ना कुछ चैलेंजेस भी थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे। क्या? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज तो था नहीं, नेपोलियन ने भी नहीं दिया था तो इन्होंने भी लिया था, कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं यूएफ का। ठीक है। फिर जो मैन विदाउट प्रॉपर्टी और मैन विदाउट जिन आदमियों के पास, यू रिमेम्बर हम ब्रिटिशर्स, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में भी यही किया था कि 21 इयर्स, मैंने आपको बताया भी है, 21 इयर्स विद प्रॉपर्टी। ठीक है, 21 इयर्स विद प्रॉपर्टी एंड द मेल पीपल। ठीक है, जिन लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी और मेल्स के पास जिनकी अपनी प्रॉपर्टी 21 साल की उम्र के थे, उनको राइट टू वोट था। इसके अलावा तो किसी को वोट नहीं था। विमेन के तो विमेन के लोग, विमेन को तो ये यही बोलते थे कि ये तो आदमियों के रहमो करम पे पल रही हैं, मतलब दे नीड टू बी डिपेंड अपॉन द मेल्स, दे कैन नॉट डू एनीथिंग देयर ओन। तो ये चीजें उनको करना भी ऐसा ही चाहिए। तो दीज थिंग्स वर देयर ड्यूरिंग द लिबरल नेशनलिस्ट ऑल्सो। ठीक है, उनमें भी ये दिक्कत थी। ठीक है, और तो उस टाइम इकोनॉमी क्या थी कि मार्केट जो थी ना वो फ्रीली नहीं रन कर रही थी। 35 कॉन्फेडरेंसीज, मतलब 35 छोटे छोटे स्टेट्स, रीजन्स बना दिए थे फ्रांस के। ठीक है, तो उनके अपने कानून, अपनी करेंसी, सब कुछ अपना अपना चल रहा था। तो बहुत दिक्कत आती थी भाई, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में, करेंसी अलग, नापने का तरीका अलग, स्टैंडर्ड वेट नहीं, कोई मेजर नहीं, तो ये बड़ी दिक्कत थी। तो इतनी 39 स्टेट्स थी। तो ये फ्रांस की कहानी है, बट पूरे यूरोप में भी ऐसा ही था, छोटे 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 रीजन्स में बंटा हुआ था। मतलब क्या था, मैंने आपको पहले भी बताया, एम्पायर था, हैब्सबर्ग था, ऑटोमन एम्पायर था, तो प्रूशिया का अपना एम्पायर चल रहा था। तो ये अपने अपने छोटे छोटे रीजन्स में बंटे हुए थे एंड दे डोंट बॉदर कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें ये चीजें बड़ी चल रही थी। तो कोई इसलिए दिक्कत आती थी ट्रेड में भी। तो ये चाहते थे कि भाई ट्रेड के थ्रू हमें इकोनॉमिकली फ्रीडम मिल जाए। नो फिक्स्ड रेट्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज के तो फिक्स्ड रेट्स थे ही नहीं। ठीक है, और जो मतलब कस्टम ड्यूटीज होती थी, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो गुड्स ट्रांसफर होता था, तो वो कोई फिक्स था ही नहीं, हर एक का अलग 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 था। तो बहुत प्रॉब्लम आती थी, तो जिससे ट्रेड जो है काफी नुकसान में रहता था। ठीक है, तो ये चीजें वो प्रॉब्लम्स थी। लिबरल नेशनलिस्ट जो थे तो वो ये सब चीजें चाहते थे कि ऐसा हो, तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या हुआ कि ये इनके प्रॉब्लम थी, क्या नाम है इसके, लिबरल नेशनलिस्ट थे, इनसे ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी इनको, ये प्रॉब्लम्स और ये चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े। अब इन्हीं चैलेंजेस को खत्म करने के लिए प्रूशिया, और मतलब पहले ना जर्मनी नहीं हुआ करता था, प्रूशिया ही था। तो इसने क्या करा, प्रूशिया जो छोटे और भी स्टेट्स थे, तो जर्मनी वाली साइड से, तो इन्होंने क्या करा कि भाई ज़ोल्वेरिन बनाया। ज़ोल्वेरिन के एक यूनियन बना दी, एक कस्टम यूनियन बना दी 1834 में, जिन्होंने जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे, जितने भी टैक्सेस इम्पोज होते थे, उसको बोला कि ये सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये सब नहीं लगेगी, और फ्री जो है फ्रीडम ऑफ मार्केट बेसिकली कॉन्सेप्ट लेके आए थे ये प्रूशिया। देखो, लिबरल नेशनलिस्ट का कॉन्सेप्ट सिर्फ फ्रांस में ही नहीं था, यूरोपियन कंट्रीज, बाकी कंट्रीज में भी फैल रहा था। तो ये चला था ये कॉन्सेप्ट, लिबरल नेशनलिस्ट ने ये चीजें चाहते थे कि ऐसा हो, बट प्रॉब्लम्स आई। देखो, ना ही वहां पे यूएएफ था, तो और कोई स्टैंडर्ड वेट नहीं, मेजर नहीं, 35 स्टेट्स में मतलब ऐसी, जैसे फ्रांस में तो वैसे ही बहुत छोटे छोटे रीजन थे, कोई कस्टम ड्यूटीज नहीं थी। तो ये प्रॉब्लम्स बड़ी चलती आ रही थी, तो जिससे ट्रेड में ना बहुत दिक्कत आ रही थी। तो प्रूशिया में इन्होंने इनिशिएटिव उठाया। प्रूशिया में क्या करा, इन्होंने एक कस्टम यूनियन बना दिया, ग्रुप बना दिया ज़ोल्वेरिन का। ठीक है, 1834 में, जिसके तहत इन्होंने क्या कहा कि जितने भी ट्रेड बैरियर्स है, जो गिल्ड्स हमने सुने थे, ठीक है, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस है, उसको खत्म कर दिया। और तो सबसे अच्छा काम क्या करा कि जो 30 थी नंबर ऑफ करेंसीज, जो 30 में डिवाइडेड था, वो 2 में कर दिया। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। क्या था कि एलए जो है यूज किया जाता था कपड़े को नापने के लिए, क्लोथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, ये
अलग वन, ये आपकी बुक में एग्जांपल है, वन कंट्री टू अनदर कंट्री वन एलए जो था डिफर करता था, एक कंट्री में कुछ और इसकी वैल्यू है, दूसरे कंट्री में कुछ और वैल्यू है, तो इससे बड़ी दिक्कत आती थी ट्रेड में कि कैसे चलना है। तो इन्होंने क्या करा कि ज़ोल्ड्रिन के तहत जो कस्टम यूनियन में था, कस्टम यूनियन था, उसमें 35 करेंसीज के बजाय इन्होंने सिर्फ 2 में रहने दी। थोड़ी तो स्टेबिलिटी आई, तो रेलवे को काफी मोटिवेट किया, काफी ज्यादा उसको जो है फैलाया और स्प्रेड करा, और इसी के साथ जो 39 छोटे छोटे स्टेट्स बने थे, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी आई कि भाई ट्रेड तो प्रॉपरली हो यूरोप में, कोई दिक्कत ना आए, कोई यूनिफॉर्मिटी तो है, कुछ सिमिलैरिटी तो दे। तो ये चीजें जो थी सभी यूरोपियन कंट्रीज में फैली इन टर्म्स ऑफ द ट्रेड। 1834 तक आते आते अब कुछ तो है, कुछ एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, कुछ एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के साथ, एक शेयर्ड आइडेंटिटी के साथ एटलीस्ट ट्रेड तो प्रॉपरली चलेगा। तो कह सकते हैं हम कि इकोनॉमिकली जो है इन्होंने कुछ हद तक अचीव किया भी, ठीक है, बट अभी भी पॉलिटिकली जो थी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। सो दैट्स ऑल। और क्लास में एक बात बता दूं, ज़ोल्ड्रिन के बारे में ना बहुत बार पूछा जाता है, चाहे वो 1 मार्क का क्वेश्चन हो, एजर्शन रीजन के क्वेश्चंस के आपने बारे में सुना ही होगा, प्रैक्टिस करते होंगे, तो एजर्शन रीजन के फॉर्म में तो डेफिनेटली पूछा जाता है, और जो है मैक्सिमम इसमें भी देखा गया है, ऐसे भी इसको 3 मार्कर में पूछा जाता है। तो यू शुड बी कि लर्न इट वेरी हार्ड, ठीक है, इसको अच्छे से लर्न करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अभी हमने क्या पढ़ा, देखो हमने पढ़ा भाई एक न्यू एमर्जिंग क्लास आई थी, एमर्ज हुई थी क्लास, दैट इज अ एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में थे और एक सोच उनकी काफी फ्री माइंडेड थे, ब्रॉड थिंकिंग के लोग थे। वो ये नहीं चाहते थे स्टीरियोटाइपिकली राजा के अंदर चल रहा है चलते रहो, जैसा वो बोल रहा है उसी के प्रति लॉयल रहो। नो, दे हैव समथिंग क्वाइट डिफरेंट ओपिनियन, इजंट इट? तो उनका कुछ डिफरेंट ओपिनियन था और उसको 2 स्फीयर्स में बताया है। लिबरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिकली फ्रीडम ऑफ मार्केट, एबॉलिशन ऑफ द ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, देन दे वांट द राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो खत्म कर दिया जाए प्लीज। एंड देन द नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकली हमने देखा इक्वालिटी बिफोर लॉ चाहते थे, फिर वो चाहते थे कि जो है गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट आए, कॉन्स्टिट्यूशन बने, और उसके बाद वो चाहते थे ऑटोक्रेसी का एंड हो, प्रिविलेजेस की जो मिल रही है उसका एंड हो, और जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट, इंडिविजुअल फ्रीडम, ये सब उनका ओपिनियन था। बट ये सब चीजें तो चल रही थी, ये प्रॉब्लम्स थी वहां पे, और वो चाहते थे कि ट्रेड एटलीस्ट इकोनॉमिकली जो है हमें जो है फ्रीडम मिल जाए। तो इसी के तहत जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे, बहुत सारी करेंसीज, बहुत सारे स्टैंडर्ड ऑफ कोई प्रॉपर वेट और मेजर, देखो नेपोलियन ने लाया था, तो उसी से काफी इंस्पायर होते, ये नेपोलियन के टाइम पे चल, उसी से काफी इंस्पायर होते कि भाई अगर उन्होंने कोई स्टैंडर्ड वेट मेजर्स लाया है तो हमें भी कोई स्टैंडर्ड वेट और मेजर लाना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था नेपोलियन कोड में भी कि कई जगह वो पत्थर का यूज कर लेते थे, बोलते थे ये 1 kg है, कई बार कुछ बोलते थे अरे ये 2 kg है। तो इस तरह से चीजों को मेजर किया जाता था, जो कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, कुछ भी पता नहीं चलता था, तो ये प्रॉब्लम्स थी। तो वो चाहते थे कि कोई स्टैंडर्ड वेट मेजर करने के लिए तरीका आना चाहिए, ठीक है, जो नहीं था। फ्रांस में नेपोलियन ने तो लाया, इसीलिए काफी बाकी कंट्रीज अट्रैक्ट हो रही थी। सो एज द लिबरल नेशनलिस्ट इज आल्सो अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द नेपोलियन आल्सो। बट वही बात है कि नेपोलियन ने भी पॉलिटिकल फ्रीडम की बात जो थी वो प्रॉब्लम वो साथ नहीं चली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो उसी के साथ क्या हुआ कि जब वो बातें नहीं चल रही थी तो बाकी लोगों ने भी इसको मतलब अगेंस्ट होने लगे, क्योंकि वो फ्रांस का कल्चर, टैक्सेशन इतने बढ़ा दिए थे, तो जबरदस्ती मिलिट्री में सर्विसेज देना, ये सेंसरशिप पे बैन लगा दिया था। तो सेंसरशिप लगा दिया था उन्होंने, मीडिया पे बैन लगा दिया था, ये लिबरल नेशनलिस्ट कतई नहीं चाहते थे, ठीक है। कुछ चीजें तो उनको पसंद थी लिबरल नेशनलिस्ट की, नेपोलियन की। तो साइड से बाय साइड बाकी यूरोपियन कंट्रीज में नेपोलियन से ही काफी इंस्पायर, तो ये चीजें चल रही थी, ठीक है। और फिर उन्होंने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़ोल्ड्रिन का जो है उन्होंने प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए ज़ोल्ड्रिन लेके आए, एक कस्टम यूनियन है, जो एक ग्रुप है जिसके तहत ये पॉलिसीज बनाई गई थी, ठीक है। आई होप क्लास यू कम टू नो ऑल द कंसेप्ट्स, यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड, ठीक है, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है कि अब धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज में नेशनलिज्म
फैलता जा रहा था। नेपोलियन अभी भी है, वो चल रहा था, ठीक है। अब मैं आपको उसको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि हम जो ये जो न्यू एक और ग्रुप था, एक और सोच के लोग, एक और आइडियोलॉजी थी, कंजर्वेटिव्स, उनके बारे में हम जानेंगे। और फिर हम देखेंगे नेपोलियन का अंत कैसे हुआ, फिर स्टोरी को हम जो है दूसरे स्टोरी को फिर हम को रिलेट करेंगे, ठीक है। फ्रांस में देख चुके हैं नेशनलिज्म कैसे आया, हमने देखा कि यूरोपियन कंट्रीज थी वहाँ सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी, फिर न्यू क्लास जो इमर्ज हुई थी, फिर उनके बाद उन्होंने उसका मतलब क्या, वो क्या क्या चेंजेस चाहते थे, और फिर एक न्यू कस्टम यूनियन का बनाना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।